दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसमें हम भौतिक विज्ञान खंड के अंतर्गत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस के साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? ऑप्शन है आपके डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा या डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन। तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो उत्तर है विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। और आप जान लीजिए 1919-20 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की जन्म शताब्दी मनाई गई। और आप जान लीजिए डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या एप्पल। तो सही उत्तर है आर्यभट्ट। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जो है आर्यभट्ट है। इसका प्रक्षेपण तत्कालीन सोवियत संघ के कापुस्तिन यार प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मॉस 3M प्रक्षेपण यान के द्वारा 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था कब? तो आप जान लीजिए कि आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था और आर्यभट्ट का प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था कब? तो उत्तर है 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल में निधन हुआ था वो कौन थे? तो सही उत्तर है प्रोफेसर U.R. राव। दोस्तों प्रोफेसर U.R. राव यानी उडुपी रामचंद्र राव एक महान भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय उपग्रह कार्यक्रम के वास्तुकार थे। इनका जन्म 24 जुलाई 2000, इनका जो है निधन 24 जुलाई 2017 को बंगलुरु के अपने आवास पर हुआ था। भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को इन्होंने ही डिजाइन किया था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। वह इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। उन्हें वर्ष 1976 में पद्म भूषण और 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और अमेरिका के सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले वह पहले भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है, वह जंतु कौन है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की थी? आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह जंतु कौन है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी कुत्ता। लाइका नामक कुतिया अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला प्रथम जंतु थी। 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान द्वारा इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो उत्तर है लाइका। दोस्तों सर्वप्रथम 3 नवंबर 1957 को लाइका नामक कुतिया को स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। 28 मई 1959 को एबल तथा बेकर नामक बंदर अंतरिक्ष में भेजे गए और 19 अगस्त 1960 को स्पुतनिक 5 अंतरिक्ष यान द्वारा जो है बेलका नामक कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा गया था। 28 जनवरी 2013 को ईरान ने पिशगाम रॉकेट द्वारा एक बंदर को अंतरिक्ष में भेजा था।
अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है यूरी गागरिन। दोस्तों 14 अप्रैल 1961 को तत्कालीन सोवियत संघ ने बोस्टोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में पहली बार मनुष्य को भेजने का श्रेय हासिल किया था और यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मानव की अंतरिक्ष यात्रा का श्री गणेश किया था। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रही हैं, तो सही उत्तर है वेलेंटीना तेरेस्कोवा। दोस्तों प्रथम अंतरिक्ष यात्री रूस की यूरी गागरिन है, जबकि प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री रूस की वेलेंटीना तेरेस्कोवा हैं। और बोस्टोक 6 मिशन 1963 के द्वारा सोवियत संघ यानी रूस की वेलेंटीना तेरेस्कोवा ने प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, तो उत्तर है नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों नील एल्डन आर्मस्ट्रांग एक अमेरिकी खगोल शास्त्री और चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस ने अपोलो 11 मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी और ईगल नामक लैंडर के माध्यम से सबसे पहले आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरे थे। उसके बाद बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर लैंड किया था, जबकि कॉलिंस जो थे अपोलो कैप्सूल में चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करते रहे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है, तो उत्तर है मार्क वेंडहे। और आप जान लीजिए 30 मार्च 2022 को नासा के अंतरिक्ष यात्री मार्क वेंडहे ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 355 दिवसीय एकल उड़ान मिशन पूरा किया। यह इतिहास में किसी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्षीय उड़ान का विश्व रिकॉर्ड है। इसके पूर्व यह रिकॉर्ड स्कॉट केली के नाम था, जिन्होंने 340 दिन अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, टिम पीक को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है लेखक, भौतिक विज्ञानी, अंतरिक्ष यात्री या राजनीतिज्ञ। तो सही उत्तर है अंतरिक्ष यात्री। दोस्तों टिम पीक यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के एक अंतरिक्ष यात्री हैं और ये ब्रिटिश वायुसेना में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कॉस्मिक बैकग्राउंड उपग्रह कार्यक्रम एक्सप्लोरर सही है, फेल्कान समुद्र केबल तंत्र सही है, डिस्कवरी अंतरिक्ष शटल और अटलांटिस अंतरिक्ष स्टेशन ये आपका सही नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए कोलंबिया, चैलेंजर, डिस्कवरी, अटलांटिस और एंडेवर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के स्पेस शटल हैं। नासा द्वारा इन सभी का परिचालन बंद किया जा चुका है और यहाँ उल्लेखनीय है कि शटल रॉकेट की तरह प्रक्षेपित किए जा सकते हैं और उपग्रह की भांति पृथ्वी का चक्कर लगा सकते हैं और वायुयान की तरह पुनः पृथ्वी पर उतर सकते हैं। दोस्तों कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर एक उपग्रह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में नासा ने ब्रह्मांडीय विकिरणों की जांच के लिए कोबे नाम के एक उपग्रह का प्रक्षेपण 18 नवंबर 1989 को डेल्टा यान के द्वारा किया था और फेल्कान रिलायंस कम्युनिकेशन के द्वारा बिछाया गया विश्व का सबसे बड़ा निजी समुद्रगत केबल तंत्र है। इसका उद्घाटन 5 सितंबर 2006 को किया गया। ये तंत्र भारत को अभी 4 महाद्वीपों और 11 देशों से जोड़ने में सक्षम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए क्यूरियोसिटी रोवर ये यूएसए द्वारा मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान था। उसके अलावा मैसेंजर नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान रहा। रुस्तम 1 दोस्तों ये डीआरडीओ का मानव रहित वायुयान है और आकाश 2 एक टैबलेट है। तो सही सुमेलन 3, 4, 2 और 1 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिए 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नासा का अंतिम अंतरिक्ष यान शटल रहा है। अटलांटिस, कोलंबिया, डिस्कवरी या एंडेवर। तो सही उत्तर है अटलांटिस। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि 8 से 21 जुलाई 2011 के मध्य संपन्न स्पेस शटल अटलांटिस की अंतिम उड़ान के साथ ही नासा के स्पेस शटल कार्यक्रम का समापन हो गया। कोलंबिया स्पेस शटल 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी के वायुमंडल में पुनर्प्रवेश के दौरान ध्वस्त हो गया था और स्पेस शटल डिस्कवरी का अंतिम अंतरिक्ष मिशन 24 फरवरी 2011 से 9 मार्च 2011 के मध्य संपन्न हुआ और एंडेवर अपने अंतिम अंतरिक्ष मिशन पर 16 मई 2011 को प्रक्षेपित किया गया था।
और 1 जून 2011 को ये पृथ्वी पर सफलतापूर्वक उतरा। इसके बाद इसे सेवानिवृत्त कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, नासा का अंतिम शटल जो है अटलांटिस था। अगला प्रश्न है, ड्वेनकी प्लस और वेरिटास जो है नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन संबंधित हैं किससे? तो ऑप्शन है चांद, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति। तो सही उत्तर हो जाएगा शुक्र से। दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर ड्वेनकी का मतलब है डीप एटमॉस्फियर, वीनस इन्वेस्टिगेशन फॉर नोबेल गैसेज केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, और वेरिटास का मतलब है वीनस एमएससीटीयूटी, रेडियो साइंस, इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोग्राफी, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये दोनों ही मिशन जो हैं ये शुक्र के अध्ययन के लिए भेजे गए हैं। ड्वेनकी प्लस शुक्र के वायुमंडल संगठन की माप करेगा, जबकि वेरिटास शुक्र की सतह का मानचित्रण करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? आपको बताना है अंतरिक्ष यान और प्रयोजन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसिनी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कैसिनी हाइगेंस, तो कैसिनी हाइगेंस जो हैं ये कौन कौन से सुमेलित हैं इसमें आपसे पूछा गया है। तो कैसिनी हाइगेंस शुक्र की परिक्रमा करना इससे सुमेलित नहीं है। मैसेंजर बुध का मानचित्रण और अन्वेषण बिल्कुल सही है। और वायेजर 1 और 2 बाह्य सौर परिवार के अन्वेषण के लिए। तो आप जान लीजिए 2 और 3 आपके सही हैं, केवल 2 और 3 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कैसिनी जो है ये दोस्तों शुक्र के नहीं बल्कि शनि ग्रह पर भेजा गया मानव रहित अंतरिक्ष यान था। और बुध ग्रह के रासायनिक संगठन, चुंबकीय क्षेत्र आदि के अध्ययन के लिए अगस्त 2004 में नासा द्वारा मैसेंजर द्वारा रोबोटिक अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया गया था। बाह्य सौर परिवार के अन्वेषण के लिए वर्ष 1977 में नासा द्वारा वायेजर कार्यक्रम के तहत 2 मानव रहित अंतरिक्ष मिशनों वायेजर 1 और वायेजर 2 का प्रक्षेपण किया गया था। अगला प्रश्न है, नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह के मिशन पर है? तो सही उत्तर है कैसिनी जो है वो शनि ग्रह के और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए प्रक्षेपित एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान था। 2017 में ये मिशन समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न है, कौन एक अंतरिक्ष यान है? आपको बताना है एपोफिस, कैसिनी, स्पित्जर और टेक्सार। तो सही उत्तर है कैसिनी। याद रखिएगा दोस्तों, कैसिनी नासा द्वारा शनि और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए प्रक्षेपित रोबोटिक अंतरिक्ष यान था। टेक्सार इस्राएली उपग्रह है जिसे भारत के PSLV यान से प्रक्षेपित किया गया था। और एपोफिस एक एस्टेरॉयड है। और स्पित्जर नासा द्वारा संस्थापित अंतरिक्ष दूरबीन है। अगला प्रश्न है, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किससे संदर्भित करता है? तो सही उत्तर है इवोल्वर्ड लीसा को। याद रखिएगा दोस्तों, इवोल्वर्ड लेजर इंफेरोमीटर स्पेस एंटीना को संदर्भित करता है। और ईलिसा एक प्रस्तावित अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाना और उनका सटीकता के साथ मापन करना है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इस मिशन का संचालन कर रही है जिसमें नासा और वैज्ञानिकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ भी सहयोग कर रहा है। इवोल्व्ड लीसा का प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटीना यानी इवॉल्व लेजर इंफेरोमीटर स्पेस एंटीना परियोजना का क्या प्रयोजन है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं दोस्तों एलिशा परियोजना के अंतर्गत 3 भिन्न भिन्न लेकिन एक दूसरे से संबद्ध अंतरिक्ष यान शामिल हैं। ये अंतरिक्ष यान एक त्रिकोणीय विन्यास में सूर्य की परिक्रमा करेंगे। ये तीनों अंतरिक्ष यान संयुक्त रूप से एक परिशुद्ध इंटरफेरोमीटर की रचना करेंगे। ये इंटरफेरोमीटर 0.1 मेगाहर्ट्ज से 1 मेगाहर्ट्ज की आवृत्तियों के रेंज में गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने में सक्षम होंगे। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ग्रेविटी ट्रैक्टर बनाया है, तो किस लिए था ये? याद रखिएगा, एक अंतरिक्ष यान ऐसी यांत्रिकी के साथ जो क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी पर टक्कर होने से बचाएगा। ये ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा जो निर्मित था जो है ग्रेविटी ट्रैक्टर।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होल के विलय का प्रेक्षण किया। इस प्रेक्षण का क्या महत्व है? तो उत्तर है गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, लीगो और बिरगो ऑब्जर्वेटरी द्वारा पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय के फलस्वरूप अंतरिक्ष काल या स्पेस टाइम में उत्पन्न हुई गुरुत्वीय तरंगों को संसूचित किया गया, जिसे प्रख्यात भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा उनकी थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के आधार पर प्रस्तुत गुरुत्वीय तरंगों के पूर्वानुमान की पुष्टि हुई है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार देखा गया था। तो याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार कब देखा गया था? तो सही उत्तर है सितंबर 2015 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। 14 सितंबर 2015 को गुरुत्वीय तरंगों का पहला प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया और इससे संबंधित घोषणा 11 फरवरी 2016 को लीगो यानी लेसर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैज्ञानिक निरंतर किन किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं? पहला है अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, बिल्कुल सही है। दूसरा है अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन, अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति और अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोट होना। तो 1 और 2 आपका सही है। इन परिघटनाओं के आधार पर दोस्तों ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण का साक्ष्य मिलता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। व्याख्या आप देख सकते हैं कि अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना और रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अमेरिका के साल पर्लमुटर और एडम राइस के अलावा ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी वैज्ञानिक ब्रायन स्मिथ ने 1998 में 2 अलग अलग शोधों में इस बात का पता लगाया कि करीब 14 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना के बाद अस्तित्व में आए ब्रह्मांड के विस्तार की गति तेज होती जा रही है। इसके पूर्व वैज्ञानिकों की धारणा ये थी कि ब्रह्मांड के विस्तार की गति में लगातार कमी आ रही है और अपने अध्ययन में इन वैज्ञानिकों ने पाया कि 50 से भी अधिक सुपरनोवा से निकल रहा प्रकाश वक्त के साथ अपेक्षा से कहीं ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, जो इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड के विस्तार में तेजी आ रही है और इसी कारण सुपरनोवा की दूरी पृथ्वी से बढ़ गई है और इस वजह से उनसे निकलने वाला प्रकाश दूर हो गया है। इन तीनों वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के विस्तार को समझने की दिशा में किए गए उनके शोध के लिए वर्ष 2011 में भौतिक शास्त्र के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रसारी विश्व या लगातार प्रसार करने वाले या लगातार फैलने वाले विश्व की संकल्पना आधारित है किस पर? डॉपलर प्रभाव पर, स्टार्क प्रभाव पर, जीमान प्रभाव पर या रमन प्रभाव पर? तो सही उत्तर है डॉपलर प्रभाव पर। दोस्तों, प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव के कारण आकाशगंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश में उत्पन्न रेड शिफ्ट ये दर्शाता है कि वे हमसे दूर जा रही हैं, यानी हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है कि प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विकुंचित यानी वार्प करता है। तो सही उत्तर है 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। किस संदर्भ में? अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत के भविष्य कथन में जो है इनकी प्रायः विवेचना होती है तीनों की। तो याद रखिएगा दोस्तों, विशालकाय पिंडों जैसे न्यूट्रॉन तारों तथा ब्लैक होल से गुजरने के दौरान प्रकाश में झुकाव उत्पन्न होता है। कथन एक सत्य है। आइंस्टाइन के भविष्य कथन के अनुरूप खगोलविदों ने पाया कि ब्रह्मांड का लगातार समय के साथ तेजी से विस्तार हो रहा है, इसलिए कथन 2 सत्य है। पदार्थ यानी ग्रह और तारे अपने चारों ओर के दिक् काल में विकुंचित करते हैं, कथन 3 भी आपका सत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए समाचार पत्रों में पूछे जाने वाले इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल शब्द किस संदर्भ में आते हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर है ब्रह्मांड का प्रक्षेपण और बोध। याद रखिएगा दोस्तों, इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल ये शब्द जो हैं ब्रह्मांड के प्रक्षेपण और शोध से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, श्याम बीवर या ब्लैक होल क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन है हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेखक, सूर्य पर एक धब्बा, अंटार्कटिका की एक जगह या सिमट गया तारा,
तो सही उत्तर है सिमट गया तारा। दोस्तों, ब्लैक होल अधिक घनत्व और द्रव्यमान वाले ऐसे पिंड होते हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि उससे प्रकाश किरणों का भी बच पाना असंभव होता है। चूंकि ब्लैक होल प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है, इसलिए यह अदृश्य बना रहता है। और जब कोई तारा विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है तो उसका बाहरी हिस्सा फैलता है, वो ठंडा होता है और उसकी चमक कम होती जाती है। इस स्थिति को रक्तदानों या रेड जाइंट या सुपर रक्तदानों कहते हैं। इस अवस्था में नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशाओं ब्लैक ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार या श्याम बीवर से कोई एक प्राप्त करता है। और भारतीय अमेरिकी भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने वर्ष 1930 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेत बामन बनते हैं और उनके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पर कथन है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल सही है। और कारण है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि वह प्रकाश को भी बच नहीं निकलने देता। तो ये भी सही है। दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल असीमित घनत्व का द्रव्य युक्त पिंड है जो प्रकाश को परावर्तित करने में अक्षम होने के कारण ही अदृश्य है। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि कोई भी द्रव्य यहाँ तक कि प्रकाश के यहाँ से पलायन नहीं कर पाता। यही कारण है कि कृष्ण छिद्र को दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है श्याम बीवर। श्याम बीवर या कृष्ण छिद्र के बारे में कौन सा विकल्प आपका सही है? कोई भी विकिरण प्रवाहित नहीं करता, परावैंगनिक किरणों को पार रक्त विकिरणों में बदल देता है, सारे विकिरण जो इसके आसपास से प्रवाहित होते हैं उनका अवशोषण करता है, या यह एक काल्पनिक विचार है? तो सही उत्तर है श्याम बीवर सारे विकिरणों को जो इसके आसपास से प्रवाहित होते हैं उनका अवशोषण करता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, श्याम बीवर या कृष्ण छिद्र जिसे ब्लैक होल कहा जाता है, ये एक अत्यधिक घनत्व वाला पिंड होता है जहां गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि ये अपने नज़दीक से प्रवाहित होने वाले सारे विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा हमेशा होती है किस तरफ? आपको बताना है। तो सही उत्तर है सूर्य से दूर की ओर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, सौर मंडल छोर पर विद्यमान छोटे छोटे अरबों पिंड धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। ये गैस और धूल कणों का संग्रह है। इनकी पूंछ हमेशा सूर्य से दूर दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को क्या कहा जाता है? सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार्स, बाइनरी स्टार्स या एस्टेरॉइड्स? तो सही उत्तर है न्यूट्रॉन स्टार्स। दोस्तों, अधिक घनत्व वाले नक्षत्र न्यूट्रॉन तारे कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है, पृथ्वी के इर्द गिर्द की ओजोन परत उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है, वायुमंडल के ऊपरी परतों में स्थित आर्द्रता उन्हें पृथ्वी के धरातल के पर नहीं पहुंचने देती, या ए बी सी में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। दोस्तों, याद कर लीजिए, अंतरिक्ष में तीव्र गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अरावरा होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत सामान्य विज्ञान में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में सामान्य अध्ययन खंड के अंतर्गत पूछे गए हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों में से कई प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे सीधे आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।